से स्पिनर्स या बैट्समैन उनके जितने प्रिपेयर्ड है या जैसा उन्होंने परफॉर्म किया है लास्ट कुछ मैचेस से, इवन अगर इंडिया के साथ बात कर ले तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, हमें याद है, और ग्रुप स्टेज में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मुझे लगता है कि आने वाले मैचेस में न्यूजीलैंड जीत हासिल करेगी, और न्यूजीलैंड हो सकता है, जैसे मेरी प्रेडिक्शन थी कि न्यूजीलैंड क्वालिफाई करेगी, लेकिन एक और मेरी प्रेडिक्शन थी कि इस ग्रुप से श्रीलंका क्वालिफाई करेगी, जो कि अब मुझे लगभग ना के बराबर दिख रही है कि श्रीलंका क्वालिफाई करे। और इसके साथ ही ग्रुप 2 से और ग्रुप 1 से अगर मिला ले तो पहली टीम जो क्वालिफाई कर रही है वो इंग्लैंड। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप 1, जहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो बना हुआ है, जहाँ पर सारी टीमों ने, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इंडिया और जिम्बाब्वे, सभी ने एक एक मैच खेल लिए हुए हैं। और अगर नेट रन रेट की बात करें, अगर पॉइंट्स की बात करें, तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका 2 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, सॉरी सेकंड पर है, और वेस्ट इंडीज 2 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। वेस्ट इंडीज टॉप पर इसलिए क्योंकि वेस्ट इंडीज का जो नेट रन रेट है वो सबसे बेटर है, उनकी जो नेट रन रेट है वो +5 में है। और अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो उनकी नेट रन रेट +3 में है। और वहीं पर अगर जो 2 टीमें बॉटम पर हैं उनकी बात करें तो इंडिया की नेट रन रेट -3 में है, और जिम्बाब्वे जो कि वेस्ट इंडीज से आ रहा था जिसका नेट रन रेट -5 में है। और जहाँ तक जिम्बाब्वे के क्वालिफिकेशन की बात है, जिम्बाब्वे की क्वालिफिकेशन लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इम्पॉसिबल दिख रहा है आपको, साफ देख लो, -5 नेट रन रेट से निकलना मुश्किल है। और अगर हम जैसा मैच है सामने अगर आप बात करें, तो पहला हम बात कर लेते हैं, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मुकाबला होने वाला है सबसे पहले इस ग्रुप में, अब जो सेकंड मैच है, और वो है 26 तारीख को। जिस दिन आप इंडिया और जिम्बाब्वे को रात को खेलते हुए देखोगे, उसी दिन दोपहर में, मतलब बृहस्पतिवार को, आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेल रही है। इस मुकाबला में हम, ये जो मुकाबला है ये लगभग तय कर देगा कि इंडिया की जो क्वालिफिकेशन की लड़ाई है वो जारी रहेगी या खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस मुकाबले में सीधी सी बात है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जैसा कि आप टाइटल में भी देख सकते हो, मैंने लगाया हुआ था कि इंडिया कैसे क्वालिफाई करेगी। तो इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए जो पहला रास्ता है और सबसे इजी जो रास्ता अगर हम बोल सकते हैं वो ये है कि साउथ अफ्रीका को वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ को हराना होगा। मतलब बृहस्पतिवार का जो मैच है, सभी इंडियंस को ये प्रे करना होगा कि वेस्ट इंडीज़ हार जाए और साउथ अफ्रीका जीत जाए, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका जीतती है तो साथ ही साथ वेस्ट इंडीज़ 2 पॉइंट से रह जाएगी, और साउथ अफ्रीका 4 पॉइंट के साथ आगे बढ़ जाएगी, और इसके साथ ही वेस्ट इंडीज़ की जो नेट रन रेट है वो भी नीचे आएगी। और उसी दिन इंडिया का मुकाबला जो है जिम्बाब्वे से है। तो अगर इंडिया अपना मुकाबला जिम्बाब्वे से जीत जाता है, जो कि हमें लग रहा है कि लगभग, मतलब इंडिया बहुत अच्छा खेलने वाली है, और जैसे एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इंडिया की जो सबसे खराब पारी आनी थी वो मुझे लगता है आ चुकी है, और वो ऑलरेडी साउथ अफ्रीका के साथ वो पारी हो चुकी है। तो अब इंडिया जो भी करेगी उस पारी से तो बेटर करेगी। तो जिम्बाब्वे के साथ मुझे लग रहा है इंडिया कंफर्म जीतेगी। तो इंडिया अगर ये मैच जीत जाती है तो इंडिया के भी 2 पॉइंट हो जाएंगे। इस 2 पॉइंट के साथ इंडिया थर्ड पोजीशन पे ही रहेगी, अभी भी थर्ड पोजीशन पे रहेगी। लेकिन क्या होगा कि वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका से हारेगी तो वेस्ट इंडीज और इंडिया के पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे, और इंडिया अगर मैनेज कर पाती है एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतने की, या बहुत ज़्यादा विकेटों से अगर चेस करती है, तो अगर 7 विकेट या 8 विकेट से इंडिया जीत जाती है मैच और कम ओवर्स में, तो नेट रन रेट में आपको एक सुधार देखने को मिलेगा, और दिखेगा कि इंडिया का जो नेट रन रेट है वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। तो ये इंडिया को हेल्प करेगा आने वाले मैच में। और साथ ही वेस्ट इंडीज़ का अगर वो साउथ अफ्रीका से हार जाता है तो उनकी नेट रन रेट गिरेगी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया, इस तरह से इंडिया क्वालिफाई कर सकती है। और इंडिया के पास एक और ऑप्शन है कि अगर उस दिन वेस्ट इंडीज़ हार जाती है तो वेस्ट इंडीज़ का जो लास्ट मैच है और इंडिया का जो लास्ट मैच है क्वालिफिकेशन के लिए, दोनों की मैच मतलब एक दूसरे के साथ है। तो अगर 26 तारीख को वेस्ट इंडीज़ हार जाती है और इंडिया जिम्बाब्वे से जीत जाती है, तो इंडिया के क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसके बाद इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए किसी और टीम पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें खुद अपने मैच के बदौलत और अपने परफॉर्मेंस के बदौलत क्वालिफिकेशन का चांस मिलेगा। लेकिन अगर बाय चांस ऐसा होता है कि वेस्ट इंडीज़ जीत जाती है और वहाँ पर इंडिया भी जीतती है और वेस्ट इंडीज़ भी जीत जाती है, तो इससे क्या होगा कि चांसेस कम हो जाएंगे, और इंडिया को अपने अगले मैच के लिए दूसरी टीम पे डिपेंड रहना पड़ेगा, यानी जिम्बाब्वे पर, क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो लास्ट मैच है वो जिम्बाब्वे के साथ है।
तब इंडिया पे प्रेशर भी क्रिएट होगा, क्योंकि इंडिया को वेस्ट इंडीज़ के साथ अच्छे नेट रन रेट से जीतना पड़ेगा। ऑलरेडी साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट बहुत अच्छा है, +3 है। तो इंडिया के लिए सबसे ईज़ीएस्ट वे, अगर क्वालिफ़िकेशन मतलब क्वालीफाई करना सेमीफ़िक्स के लिए, तो सबसे ईज़ीएस्ट वे इंडिया के सामने ये है कि इंडिया वेस्ट इंडीज़ अपना 26 तारीख वाला मैच हार जाए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, देन इंडिया अपना मैच जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ईज़िली जीते, और आने वाले मैच में जो लास्ट मैच है इस ग्रुप का, ग्रुप 1 का, वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का, उसमें इंडिया अच्छा परफ़ॉर्म करे और उस अच्छे परफ़ॉर्मेंस के साथ अपनी मैच जीतकर ईज़िली क्वालीफाई करे। अगर ऐसा नहीं होता है, रिज़ल्ट उल्टे होते हैं, तो फिर आपको पता है इंडिया को दूसरी टीमों पे डिपेंड करना पड़ेगा, और अगर जिम्बाब्वे से बाय चांस इंडिया हार जाती है, जो कि जिसके चांसेस आप बोल सकते हो 2 या 3% है, लेकिन ये क्रिकेट है। यहाँ पर किसी चीज़ की गारंटी नहीं रहती है। कभी-कभी होता है कि आपकी परफ़ॉर्मेंस बहुत ख़राब हो सकती है, और एक जिस टीम की एक्सपेक्टेशन नहीं हो, वो भी टीम आपको बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए दिख सकती है। तो ऐसा कभी-कभी हो जाता है, जैसा कि हमने ग्रुप स्टेजेस में देखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया को कैसे जिम्बाब्वे ने हरा दिया था। तो हम कन्फर्म तो नहीं बोल सकते, लेकिन जैसी परफ़ॉर्मेंस है और यह इंडिया की टीम जैसी है, ये बोला जा सकता है कि इंडिया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जीत जाएगी, और जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का मैच है, वो एक बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है, और मुझे लगता है कि सभी इंडियंस बैठकर उस मैच को ज़रूर देखेंगे, और सभी ये प्रे करेंगे कि ये साउथ अफ्रीका वो मैच जीत जाए, कि इंडिया के क्वालिफ़िकेशन के चांसेस अलाइव रहें और इंडिया के अपने हाथों में रहें वो चांसेस, ये नहीं कि दूसरी टीमों पे डिपेंड करना पड़े। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंडिया के प्लेइंग 11 के बारे में। जैसा कि हमें पता है इंडिया की प्लेइंग 11 में बहुत सारे चेंजेस की बात हो रही है, लेकिन हमें पता है कि बहुत सारे चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। और साथ ही इंडिया टीम के अगर प्लेइंग 11 की बात करें, तो एक और अपडेट है कि रिंकू सिंह, जो कि इंडिया टीम में अभी एज अ फिनिशर खेल रहे थे, वो कल प्रैक्टिस छोड़कर घर जा चुके हैं, क्योंकि उनके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो आपको पता है कि अगर मतलब आपके मम्मी पापा अभी खेल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये खेल आपकी फैमिली को चला रहा है वो सही है, लेकिन अभी के टाइम में जब आपको भरोसा नहीं है, भगवान करे उनके पिताजी मतलब इम्प्रूव कर जाएँ, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए, और जल्द ही जल्द बहुत जल्द वो टीम इंडिया के साथ जुड़ जाए। लेकिन अभी उनकी जो जर्नी है वो लगभग खत्म हो चुकी है। इंडिया ने अभी इसकी रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं किया है। हो सकता है इंडिया रिप्लेसमेंट अनाउंस करे, रिंकू सिंह की जगह किसी को बुलाया जाए आने वाले मैचेस में, या हो सकता है कि इंडिया किसी को मतलब कोई रिप्लेसमेंट ना लाए, और जो टीम है अभी वो उसी के साथ कंटिन्यू करे। तो अभी जो अपने पास ऑप्शन है आने वाले मैचेस के लिए, हमें पता है हमारे 3-4 प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन आपके पास प्लेयर नहीं है कि आप 3-4 प्लेयर्स को रिप्लेस कर सको। तो अभी आपके पास आप क्या कर सकते हो, आप जो मेन प्रॉब्लम है आपकी टीम में, आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट कर सकते हो। जैसे कि हमें पता है अभी तिलक वर्मा की परफॉर्मेंस बहुत खराब है, और सूर्य कुमार यादव की, लेकिन सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, तो कैप्टन को आप बीच लीग से हटा नहीं सकते, क्योंकि कैप्टनसी करने के लिए आपके पास दूसरे प्लेयर अवेलेबल नहीं है। और सर्टेन आप भी इस टूर्नामेंट में ऐसा करोगे भी नहीं, क्योंकि हर एक कैप्टन की अपनी एक रुतबा होती है, और उस कभी भी उसके रुतबे और इज्जत के साथ आप नहीं खेलोगे। तो ये मुझे पता है कि इंडिया ऐसा नहीं करेगी कि नहीं सूर्य कुमार यादव को बैठा देगी, जैसा कि उन्होंने किया अक्षर पटेल के साथ, क्योंकि वाइस कैप्टन के साथ भी वैसा नहीं होना चाहिए। और वाइस कैप्टन की परफॉर्मेंस जबकि आपकी अच्छी थी, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट अक्षर पटेल ने बॉलिंग से बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन अगले ही मैच में वो टीम से बाहर बैठे हुए थे, उसके बाद वाले मैच में भी वो टीम से बाहर थे। तो ऐसा ये कैप्टन के साथ तो नहीं करेंगे। तो आपके पास रिप्लेस करने के लिए एक प्लेयर बचता है, क्योंकि अभिषेक शर्मा को भी नहीं बैठाया जाएगा, ये हमें पता है, और अभिषेक शर्मा को बैठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओपनिंग में ईशान किशन ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है। हाँ, ये है कि उन्होंने एक मतलब एक मैच में परफॉर्म करने के बाद उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस है फिर डाउन हो गई है लास्ट 2 मैचों से। लेकिन आशा करते हैं कि आने वाले मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस फिर बहुत ही बेहतरीन होगी, और वो फिर अच्छा करेंगे। तो ओपनर्स पे उतना ज़्यादा दबाव नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक ओपनर भी परफॉर्म करता है तो आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन जहाँ पर मैच को चलाने की बात है, जहाँ पर अगर आपको प्रेशर शो करना पड़े, जैसे कि आज हमने देखा ब्रूक ने कैसे पारी खेली, अगर ऐसी पारी खेलने की ज़रूरत पड़े तो आपकी टीम में कौन है? तो ऐसे प्लेयर्स की अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपकी टीम में कोई भी प्लेयर वैसा नहीं है। और अभी करंटली आपके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो है संजू सैमसन। तो आने वाले मैच में जहाँ तक लोगों की एक्सपेक्टेशन है और रिपोर्ट्स की माने, तो तिलक वर्मा हो सकता है आपको टीम के बाहर दिखे, और मतलब बैठे हुए बेंच पर, और संजू सैमसन आपको टीम में दोबारा आते हुए दिखेंगे और उन्हें मौका दिया जाएगा। तो इससे 2 चीज़ें हो सकती है,
आपके पास 2 ऑप्शन मिल जाता है, या आप चाहें तो ओपनिंग में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के साथ कंटिन्यू करें और ईशान को आप फर्स्ट डाउन भेज सकते हैं, क्योंकि ईशान हैदराबाद के लिए, इवन मुंबई के लिए उन्होंने उस पोजीशन पे खेला हुआ है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इवन इंडिया के लिए भी बीच-बीच में उन्होंने उस पोजीशन पे खेला हुआ है, और जब इंडिया में दोबारा रिटर्न किए थे, उनके उन्होंने बैक किया था इंडिया टीम में, टी20 टीम में जब उनकी सिलेक्शन हुई, तो न्यूज़ीलैंड के अगेंस्ट हमने सीरीज़ में भी देखा, उन्होंने उसी फर्स्ट डाउन पोजीशन पे खेलते हुए सेंचुरी बनाया था। तो ईशान किशन को उस पोजीशन पे खेलने की आदत है और उस पोजीशन पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो हो सकता है कि संजू सैमसन ये अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए दिखे, जैसा कि हमें पास्ट में भी कुछ सीरीज़ में देखने को मिला था, और आपको ईशान किशन इस पोजीशन पे देखने को मिल सकता है। या हो सकता है कि आप ईशान और अभिषेक के साथ ही कंटिन्यू करो और तिलक की जगह पर, मतलब उस पोजीशन पे आप संजू को मौका दो। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास। दूसरा अगर हम बात कर लें, दूसरे ऑप्शंस की अगर बात कर लें, तो दूसरे ऑप्शन पे एक ही है आपके पास, अक्षर पटेल, जिन्हें आपको मौका देना पड़ेगा वॉशिंगटन की जगह पे। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि आने वाला जो मैच है वो है चेन्नई में। हमारा जो अगला मैच है 26 तारीख को, वो चेन्नई में खेला जाए। चेन्नई एक स्पिनिंग पिच है और वहाँ पे स्कोर भी बहुत अच्छा हो रहा है आजकल। जब से वो पिच पर 2-3 साल पहले उस पिच पर मतलब काम हुआ था, और उसके वजह से उस पिच की जो बिहेवियर थी वो चेंज हो गई, और अब वहाँ पर स्कोर भी अच्छे हो रहे हैं। पहले हमें दिखता था कि वहाँ पर बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी, स्पेशली स्पिनर्स को, और बैट्समैन को उतनी मदद नहीं मिलती थी। लेकिन अब वो पिच चेंज हो चुका है, वहाँ पर बॉलर्स और बैट्समैन दोनों के लिए बहुत ही अच्छी पिच है। तो आने वाले मैच में हमें पता है कि वो इस वहाँ पर स्पिनर्स को इन कंपैरिज़न ऑफ फास्टर्स ज़्यादा मदद मिलेगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो रिंकू सिंह ऑलरेडी घर जा चुके हैं, तो उनकी जो स्लॉट है, वो आप उनके जगह पर अक्षर को ला दें। देन आप चाहें तो वॉशिंगटन सुंदर को बैठाकर आप वहाँ पर कुलदीप यादव को ला सकते हैं, जो कि स्पिन बॉल करते हैं और ये आपके प्रीमियम स्पिनर हैं। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि आपके पास 3 स्पिनर भी हो जाएँगे, 2 फास्टर हो जाएँगे, साथ में आपका ये होगा कि एक बैट्समैन कम हो सकता है, लेकिन उस बैट्समैन की क्या ज़रूरत है? अगर आपको 8 नंबर तक बैट्समैन की ज़रूरत पड़ती है, इसका मतलब आपका मैच खत्म है और आपके टीम में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। क्योंकि ईच मैच में हमने देखा है इंडिया बहुत पहले से 8 नंबर, 9 नंबर के तक बैट्समैन ले जाने